गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और मंदी भैया आने का वेट ही कर रही है। और इसी बीच अब रुपया भी गिरने लग गया। ये हो क्या रहा है देश में? 1947 में 3 रुपए में $1 आता था और अब उसी $1 को लेने के लिए हमको 80 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। रुपया अपने जीवन के लाइफ टाइम लो में पड़ा हुआ है। 80 रुपए आज तक टच नहीं किया, पहली बार टच किया है और अभी भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि क्या पता ये 90-95 भी टच कर दे। IMF ने कहा है कि 2029 तक आते आते भैया ये 94 रुपए टच कर जाएगा और हो सकता है उससे पहले भी कर जाए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे राहुल जी हमें तो ये बात ही समझ नहीं आ रही कभी कि दुनिया कहती रुपया मजबूत हो गया, रुपया कमजोर हो गया, रुपया बढ़ गया, इन सब का मतलब क्या होता है? और ये रुपए का मजबूत होने दो, ढीला होने दो, हमारे क्या फर्क पड़ता है? हमारी जिंदगी तो चली रही है। नहीं सर, एक आम आदमी के जीवन में चाहे सरकार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो या आम जन की बात हो, रुपए के मजबूत होने का या रुपए के टूटने का हमारी जिंदगी में भी असर पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ सवालों का जवाब देंगे। पहला, ये रुपए की वैल्यू आखिर डिसाइड कौन करता है भाई साहब? दूसरी चीज, किन किन कारणों से रुपया मजबूत होता है और किन किन कारणों से रुपया कमजोर होता है और इसके मजबूत और कमजोर होने से आम आदमी के जीवन में क्या फर्क पड़ता है और एज आम व्यक्ति हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में जानते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत और वीडियो को भरते हैं फुल इंफोटेनमेंट से, क्योंकि ये चैनल है खास लोगों का। सबसे पहले बात करते हैं कि रुपए के मजबूत होने का मतलब क्या है, रुपए के कमजोर होने का मतलब क्या है। रुपए के मजबूत होने का मतलब भैया कोई भी करेंसी खरीदने में हमको हमारा कितना कम से कम पैसा देना पड़े तो हम मजबूत हैं, और हमको कोई करेंसी खरीदने में ज्यादा से ज्यादा पैसा देना पड़े तो भैया हम कमजोर हैं। तो अगर आज के मैं 1.5 साल पहले की बात करूं कि अगर हमको $1 खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़ते थे और आज 80 रुपए देने पड़ते हैं, यानी हमको वही सेम चीज खरीदने के ज्यादा पैसे लग गए ना, हम कमजोर हो गए, वैसे करेंसी हमारी कमजोर हो गई। और अगर हमको कहता हूं कि अगर मैं 10 साल बाद मुझे लगता है कि नहीं मुझे अब 80 की जरूरत नहीं, मैं तो 60 में वो चीज कर लूंगा, इसका मतलब भैया हम तो मजबूत हो गए साहब। तो आपको करेंसी को समझना है तो आप ऐसे समझिए जैसे हम वस्तु सेवा के भाव लगाते ना कि यार ये कप इतने का है, टमाटर इतने का है, आलू कितने का है, वैसे ही हमारी करेंसी के भी भाव लगते हैं कि भैया देखिए इंडियन करेंसी कितने की हुई, ये बांग्लादेश करेंसी कितने की हुई। ये भाव किस पे डिपेंड करता है? डिमांड पे। टमाटर महंगा हो गया, क्यों हो गया? टमाटर के भाव बढ़ गए, टमाटर मजबूत हो गया, क्यों? क्योंकि टमाटर की डिमांड बहुत ज्यादा है और टमाटर कोई ले ही नहीं रहा, तो टमाटर सस्ता है, किसी भाव में मिल रहा है। उसी प्रकार जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा है, हर कोई उसको मांग रहा है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और हर करेंसी जिसको कोई नहीं मांग रहा है, जिसकी डिमांड कम है, उसकी वैल्यू कम होगी। अब हम कंपेयर कर रहे हैं खुद को अमेरिका के डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड करेंसी है, ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। पूरा विश्व अपनी करेंसी को इसके अगेंस्ट कंपेयर करके देखता है कि हम कितने पानी में। ऐसा हमारी इंडियन करेंसी कब मजबूत होगी? जब इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। अब इंडियन करेंसी की डिमांड किन सिचुएशन में बढ़ती है, ध्यान से सुनना। जैसे सबसे पहले बात करता हूं, मान लो टूरिज्म की। अगर कोई अमेरिका से बंदा आया या कहीं से भी विश्व के कोने से आया, अगर उसको ताजमहल देखना है तो भैया पहले वो डॉलर देगा, डॉलर के अगेंस्ट भारतीय रुपए लेगा और फिर ताजमहल देखेगा, यानी भारतीय रुपए की डिमांड बढ़ी। तो जितने ज्यादा टूरिस्ट आएंगे वो अपने अपनी देश की करेंसी यहाँ जमा कराएंगे और बदले में भारतीय मुद्रा की डिमांड करेंगे, भी भारतीय मुद्रा दो, भारत घूमने जा रहे हैं। तो जितना टूरिज्म बढ़ेगा उतना ज्यादा आपकी इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, उतना ज्यादा मजबूत होगी। सेम कनेक्शन आप ले लो एक्सपोर्ट से। अगर आपके भारत के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे, अगर किसी को अमेरिका से आईफोन मंगाना है तो भैया पहले भारतीय रुपये के बदले डॉलर खरीदता है और डॉलर से आईफोन आता है। तो अगर किसी को भारत से कोई चीज खरीदनी है, हैंडीक्राफ्ट का आइटम खरीदना है, मसाले खरीदने, चाय, अनाज, कुछ भी खरीदना है, उसको अपनी करेंसी इंडिया को, RBI को देनी पड़ेगी, बदले में इंडियन रुपीज लेना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतनी हमारी डिमांड बढ़ेगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से स्टॉक मार्केट, भारत का स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट जितना ज्यादा मजबूत होगा उतने ज्यादा बाहर के विदेशी भैया अपने अपने पैसे लेके आएंगे, उस पैसे को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में और फिर इन्वेस्ट करेंगे। अगर भारत की इकोनॉमी मजबूत होती जाएगी, दुनिया भारत में आना चाहेगी, भारत में इन्वेस्ट करना चाहेगी, भारत से सामान लेना चाहेगी, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब पूछेंगे राहुल जी फिर ये सारी चीजें हो क्यों रही है? क्योंकि सर ये तो हमारे लेने की बात हुई, देना भी तो पड़ेगा। क्योंकि जब हम कोई माल बेचते हैं इंडियन रुपीस की डिमांड बढ़ती है, लेकिन हम जब सामान खरीदेंगे, अब तुम आईफोन खरीदने जाओगे तो आपको अपने इंडियन रुपीस देने भी तो पड़ेंगे और डॉलर लेना भी तो पड़ेगा। तो इस समय अगर हम बात करें तो भारत इंपोर्ट डिपेंडेंट है। भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो है 22 बिलियन के आसपास, जो कि होता है 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट। मतलब हम जितना बेच रहे हैं ना उससे ज्यादा हम खरीद रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट तो है भैया कम और इंपोर्ट है ज्यादा। तो
तो जब हमको ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो भैया हमको ज्यादा से ज्यादा डॉलर खरीदना पड़ रहा है। हम ऑयल सारा इंपोर्ट करते हैं, ऑयल महंगा हो रहा है तो हमको और ज्यादा डॉलर चाहिए। अभी यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भैया महंगी मिल रही है, वो हमको खरीदनी पड़ रही है, डॉलर ज्यादा लग रहे हैं। अभी चाइना में लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारी फैक्ट्री बंद है, सप्लाई चेन रुकी हुई है, वो हमको लेना है, फिर डॉलर ज्यादा लग रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत देश डॉलर की डिमांड ज्यादा कर रहा है, क्योंकि हर चीज इंपोर्ट कर रहा है और चीज के लिए डॉलर चाहिए, तो डॉलर मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है। और इस तरफ अगर हम बात करें खुद की तो हमारे पर्यटन भी कम हुआ है, कोविड के चक्कर में लोग कम आए, एक्सपोर्ट हम बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे, और इंडियन स्टॉक मार्केट भी कुछ समय से नीचे की तरफ जा रहा है, तो लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया, तो हमारे करेंसी की डिमांड हो गई है कम और यूएस की हो गई है ज्यादा, इसलिए इस कंपैरिजन में ये घाटा आपको दिखता जा रहा है। और ऐसी उम्मीद है कि अगले 3 से 6 महीने में ये चीज और बढ़ेगी, ये जो 80 है ये हो सकता है 82, 84 या 85 भी टच कर जाए। तो हम बात करें राहुल जी, इसका सामान्य व्यापारी या असामान्य जन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल सा था, देखो अगर आप भारत में रहते हो, भारत में खाते हो, भारत में पीते हो, तो आप पे बहुत ज्यादा फर्क तो वैसे पड़ रहा नहीं है। लेकिन अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि पहले आप एक बैग बेचते थे $10 का और उसके बदले आपको मिलते थे 780 रुपए, 78 रुपए का था, अब 80 का हो गया, आपको मिलेंगे 800 रुपए। वही बैग है, वही ग्राहक है, बस 20 रुपए ज्यादा मिलेंगे, एक्सपोर्ट वालों का मार्जिन बढ़ गया, तो ये तो खुशी की बात है। तो भारत के पास फॉरेन रिजर्व भी ज्यादा बढ़ेगा, तो जब भी डॉलर बढ़ेगा ये फायदा होगा। उसी समय अगर आप चीज का इंपोर्ट कर रहे हो, आपने कहा जो भी मैं सामान खरीदता हूँ वो तो इंपोर्टेड है, बाहर से आता है, तो महंगा पड़ेगा। तो हर वो चीज जो भारत में बाहर से आती है वो महंगी हो जाएगी, हर वो चीज जो भारत बाहर बेचता है वो अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप ऐसे लोग हैं कि सर जी जो ऐसी वस्तु सेवा को भोग करते हैं जो कि इंपोर्टेड है, जेब से पैसा ज्यादा लगने वाला है, अब एक्सपोर्टर है तो आपको मजा आने वाला है। आपने कहा मैं तो शुद्ध स्वदेशी भारतीय हूँ भैया, इंपोर्ट में ज्यादा करता नहीं, एक्सपोर्ट में करता नहीं, आपका जीवन मोटा मोटी वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन कोई ऐसी चीज है जैसे पेट्रोल, सरकार तो इंपोर्ट करेगी और पैसे लगेंगे, और वो पैसा किससे वसूला जाएगा वो तो आप समझदार हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा, राहुल जी सरकार कर क्या रही है, हाथ पे हाथ धर के बैठी है, ये कुछ नहीं कर सकती क्या? तो सर इसमें सीधी सी बात है, देखो जो फॉरेक्स की रेट होती है ये 2 मेथड होते हैं। एक तो फिक्स मेथड कि भैया हम फिक्स कर लें, हम तो यही रेट देंगे, होगी जो देखी जाएगी, और एक होती है हम कहते हैं फिक्स रेट नहीं, फ्लेक्सिबल है, डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो भारत में आपको शायद जान के ताज्जुब होगा, 1948 में हमने फिक्स रेट अप्लाई कर ली थी, 4 रुपए 76 पैसे हमारी रेट थी। और जब जब हमको लगता था कि यार अभी हमको ऐसा लगता है कि इंपोर्ट को महंगा कर देना चाहिए या एक्सपोर्टर को बेनिफिट देना चाहिए, हम अपने हिसाब से रुपये को डीवैल्यू कर लेते थे। जैसे जब युद्ध हुआ 1962 का, 1971 का, तब हमने जानबूझ के हमारी करेंसी डीवैल्यू की ताकि लोग इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। लेकिन उस समय हम गरीब राष्ट्र थे, तो हमें जब भी हर कोई जरूरत पड़ती थी हमको यही करना पड़ता था। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते हमने हमारे हाथों से बढ़ाते बढ़ाते इसको 32 रुपए तक तो हम ले गए थे। पर 93 के आसपास जब इकोनॉमी खुली तब हमें वर्ल्ड बैंक और IMF के दबाव में ये फैसला करना पड़ा कि ठीक है भैया फिक्स रेट छोड़ दें, फ्लेक्सिबल चलने देते हैं। और फ्लेक्सिबल के बाद जब हमने छोड़ा है तो मार्केट के हिसाब से चीजें चल रही है और आज की रेट 80 रुपए है। अब एक सवाल कि सर जी क्या हम इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते, फिक्स रेट पे नहीं आ सकते? सर आ सकते हैं, मोदी जी चाहें तो कल कह दें कि भैया मित्रों अब $1 80 का ही रहेगा, या कल को ये भी कह सकते हैं कि $1 50 रुपए का भी रहेगा। लेकिन क्या होता है कि जब ये रेट हम फिक्स कर देंगे तो इंसेंटिव ही खत्म हो जाएगा। अगर मोदी जी ने कल आपको आके कह दिया कि 80 नहीं भैया 40 है, तो सरकार कर सकती है, हम 40 वाली रेट पे भी आ सकते हैं। पर जब आ जाएंगे तो क्या होगा, कोई स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाएगा, कोई भी फिर हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, कोई भी फिर यहाँ ट्रैवल करने ही नहीं आएगा, फिर हमारे जो इंडिया के लोगों को बाहर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मिलनी बंद हो जाएगी, फिर इंपोर्ट सस्ता चाहे हो जाएगा पर एक्सपोर्ट का ही नहीं होगा, बैलेंस डेफिसिट जो आज 22 बिलियन है ये और ज्यादा हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज है, एक चीज का बहुत चीज पर फर्क पड़ता है। एक चीज में जाते जाते आपको पॉजिटिवली बताता हूं, भारत में लाख समस्याएं, लेकिन फिर भी देखा जाए हमारी इकोनॉमी अगर लास्ट 10 साल 20 साल की कंपैरिजन में देखेंगे एक मजबूत हुई है। उसका मैं आपको कंपैरिजन बताता हूं कि भारतीय रुपये का जो डिवैल्यूएशन हुआ है पूरे साल में 6% टूट गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इनको बाकी देश से कंपेयर करें तो आप देखिए तुर्की की जो लीरा है करेंसी वो 45% डाउन है भाई साहब। जापानीज जो एक मजबूत इकोनॉमी है 16% डाउन, यूरो 13% डाउन, ब्रिटिश का पाउंड 13% डाउन। आपको याद होगा जो यूरो है हमेशा डॉलर से ऊपर चलता था, पहली बार उसकी वैल्यू $1 से भी कम हो गई है। तो ये क्राइसिस जो है सिर्फ भारत के साथ नहीं है, पूरे विश्व में चल रहा है, और विश्व से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो काफी हद तक हमने इसको संभाल रखा है। लेकिन ये क्राइसिस जल्दी निकल जाए तो ही उचित
उचित है, क्योंकि हमारे पास अभी इतना फॉरेक्स रिजर्व तो है कि अगले 2, 3, 4 साल तक हमको आपत्ति नहीं आएगी, लेकिन सर उसके बाद कुछ कह नहीं सकते। तो ये क्राइसिस जितना जल्दी खत्म हो उतना बढ़िया है, और भारत की इकोनॉमी जितना जल्दी मजबूत हो उसके लिए हमें ट्रेवल पे काम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट पे काम करना पड़ेगा, और फालतू के इंपोर्ट की चीजों पे रोक लगानी पड़ेगी। अब सबके मन में अगर जाते जाते एक सवाल रह गया हो कि सर जी ये डॉलर का इतना राज क्यों है, सब डॉलर से क्यों कंपेयर करते हैं, तो मैं इस पे भी वीडियो बना सकता हूं कि डॉलर में ही पूरे विश्व का कंपैरिजन क्यों होता है, डॉलर इतना मजबूत क्यों है। इन पे अगर डिटेल वीडियो आपको चाहिए मुझे कमेंट में बताइए, इनफ कमेंट आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।